उस तरीके से मैंने एक सिंपल किताब लिख दी कि भाई एक किताब उठाओ, इसमें तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर्ड है। नॉन फिक्शन तो नहीं, क्योंकि मेरा असली प्यार तो फिक्शन ही है। कि जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो एक ही चीज पढ़ाते रहते हैं 30 साल तक, तो जिंदगी थोड़ी बोरिंग सी हो जाती। डिग्री इन डेथ कहूँ मैं, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये यूथ को बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि उसमें यंग लोग हैं, एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, फिर आय में आता है और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, क्योंकि कोई क्लू नहीं मिला, कोई उनको एविडेंस नहीं मिला कि ये डेथ कैसे हुआ, और ये मर्डर हुआ तो कैसे हुआ, और केस क्लोज हो गया। तो जब मैंने ये खबर पढ़ी, ये रियल चीज, तो मेरा मतलब दिमाग मतलब वो हो गया, ठनक गया। कपोट करके एक मूवी है, एक रियल मर्डर के ऊपर। तो उस मूवी में मतलब वो मर्डर तो बहुत सिंपल है, लेकिन पूरी मूवी उन दोनों कैरेक्टर्स के मोटिवेशन के ऊपर है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं काफी उस मूवी ने प्रभावित करा। क्या आपने कभी किसी किताब के पन्ने पलटते हुए अपनी धड़कनों की रफ्तार को बढ़ते हुए महसूस किया है, या फिर कोई किरदार आपके जहन में इस कदर बस गया हो कि आप हकीकत और फिक्शन में फर्क भूल गए हों? नमस्कार, लेखक और लेखनी सीरीज में आज हमारे साथ जो राइटर हैं, उनकी किताबें थ्रिलर, सस्पेंस और मनोवैज्ञानिक उलझनों से भरपूर हैं। हमारे साथ हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी की प्रोफेसर डॉक्टर रूबी गुप्ता। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास सीरीज में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर, और मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुरुआत जो साहित्य के क्षेत्र में हुई थी, हम सबसे पहले उसी से शुरुआत करेंगे। कब से आपने लिखना शुरू किया? अभी तक आपकी 10 किताबें आई हैं, जो कि बहुत ही क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर से हम देखते हैं उसमें। तो कब से आपने ये अपना सफर शुरू किया? मतलब अगर सफ़र की बात करो तो मेरे ख्याल से 30-32 साल हो गए मुझे लिखते हुए, और मैंने शुरुआत की थी एज ए जर्नलिस्ट, और बल्कि उससे भी पहले एज अ फ्रीलांस राइटर मैंने शुरुआत की थी, पोएम्स लिखकर और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखकर, आर्टिकल्स लिखकर। और उसके बाद मेरी पहली कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ आई थी किताब के फॉर्म में, वो आई थी 1996 में। 96? हाँ, तो मेरी पहली किताब 96 में पब्लिश हुई थी, और अभी मेरी 10वीं किताब 2025 में पब्लिश हुई है। तो इतना लंबा था आपको क्या? नहीं, बचपन से मुझे कोई शौक नहीं था लिखने का, बचपन से मुझे पढ़ने का शौक था। तो मतलब समझो कि जो पढ़ने का शौक था, वो समझो कि वो ना जमीन तैयार हो रही थी, उसमें बीज पड़ रहा था उस वक्त। बीज डाले जा रहे थे, फिर वो बीज अंकुरित होके निकले काफी टाइम के बाद। मतलब समझो 15 साल लगे बीज को उत्पन्न। कॉलेज टाइम में लिखती थी आप? नहीं लिखा? नहीं तो फिर जब आप अपने प्रोफेशन मतलब ऐसा हुआ कि जब मैं डिसाइड कर रही थी कि क्या करियर मुझे लेना है, तो पहले तो सिविल सर्विसेज सोचा, ये वो सारी चीज़ें सोच रही थी, जर्नलिज्म वगैरह। फिर मैंने सोचा कि इंसान को वही करना चाहिए जिसमें मन लगे और जिससे प्यार हो, जिस चीज़ से प्यार हो। तो मैंने काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करा और मैंने सोचा कि मुझे सबसे अच्छा क्या पसंद है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सबसे अच्छा पसंद है कहानियाँ। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जब मुझे कहानियाँ पढ़ना इतना पसंद है, तो क्यों ना कहानियाँ मैं भी लिखूँ। तो वहाँ से फिर सफ़र मेरा शुरू हुआ। आपने इसको एज ए प्रोफेशन भी चुना और आपने यूपीएससी क्लियर किया, फिर आप आईएमए में आई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। वहाँ पर आप इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा रही हैं। तो कैसे ये यहाँ कैसे पहुँच गए आप लिखने के? मतलब इसके लिए तो मुझे और पीछे जाना पड़ेगा। मेरा असली में जो इंटरेस्ट था वो कहानियों में तो था ही, मगर मेरा जो नेचर है ना, मैं बहुत क्यूरियस, मुझे क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ जानने की, और क्यूरियोसिटी का जवाब मिलता है साइंस में। साइंस हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है, तो मेरा साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। तो इसीलिए फिर मैंने बीएससी करी। मेरे को जूलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था और मैं जेनेटिक इंजीनियर बनना चाहती थी। और वो एक अलग बहुत लंबी कहानी है। तो मैंने साइंस से शुरुआत करी, और फिर साइंस से शुरुआत करके मैं जर्नलिज्म में आई, और फिर जर्नलिज्म करते करते फिर उसके बाद मैंने लिटरेचर में कदम रखा और फिर मैं प्रोफेसर बन गई। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो एक ही चीज़ पढ़ाते रहते हैं 30 साल तक, तो जिंदगी थोड़ी बोरिंग सी हो जाती है, रुक से जाती है कि वही चल रहा है। हाँ, तो मुझे लगा कि अपनी लाइफ को
खुद ही इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, कोई और आके तो इंटरेस्टिंग बनाएगा नहीं, और वो भी रोज के बेसिस पे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 करियर रखूंगी, एक तो पढ़ाने का एज अ प्रोफेसर और एक लिखने का। तो फिर मैं टीचिंग में आई, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, बीटेक के स्टूडेंट्स को और एमबीए के स्टूडेंट्स को। फिर मेरा लगाव इंडियन आर्मी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं इस परिवार से आती हूँ। मेरे फादर जो थे वो भारतीय सेना में स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। अच्छा। तो बचपन से मैंने मतलब वो माहौल देखा आर्मी का, और परेड और यूनिफॉर्म से तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो फिर जब मुझे मौका मिला, यूपीएससी में पोस्ट आई थी आईएमए में एसीसी विंग की, तो मुझे लगा कि मतलब ये एक मौका है कि मैं कुछ वापस दूं। जिस आर्मी से मैं बनी हूँ, बड़ी हुई हूँ, उस आर्मी में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो फिर मैंने भगवान की कृपा से यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर मैंने एसीसी विंग ज्वाइन करा। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कैडेट्स के साथ रोज़ उनको पढ़ाना। मतलब मैं जब क्लास में एंटर होती हूँ, सबको यूनिफॉर्म में देखती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। और बल्कि मैं आईएमए में एंटर होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं घर में हूँ, अपने घर है मेरा। तो इस वजह से मैं आईएमए में, अब मुझे 11 साल हो गए हैं, 11 साल, और साथ में मैं लिख भी रही हूँ, ताकि लाइफ में थोड़ा एक वो क्या बोलते हैं, बनी रहे, जिंग रहे लाइफ में। तो ये बहुत अच्छा। ये जब आप उनको पढ़ाती हैं कैडेट्स को, और लिटरेचर की अगर हम बात करें उनसे रिलेट करते हुए, तो कैसे लिटरेचर उनको हेल्प करता है? क्योंकि बहुत टफ टास्क है उनके लिए भी ट्रेनिंग के दौरान। तो किस तरह से उनको मेंटली स्टेबल रखने में हेल्प करता है? हाँ। तो जैसे अब हमारा जो सिलेबस है, जैसे एसीसी विंग में 3 साल के लिए जो कैडेट्स होते हैं वो पढ़ते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश का सिलेबस हमने इस तरीके से बनाया है कि जो चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट है और जो उन्हें हेल्प करे फ्यूचर अपने करियर में एज अ लीडर, एज अ फ्यूचर मिलिट्री लीडर, वो सारी चीज़ें हम उन्हें इम्पार्ट करें। तो इसमें तो एक जैसे लीडरशिप होता है, सॉफ्ट स्किल्स होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, ये होता है। लेकिन जहाँ लिटरेचर का सवाल होता है, तो लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपको एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, एक आर्मी ऑफिसर एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। मतलब उसे हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसे दूसरे लोगों के बारे में उनको हैंडल करना आना चाहिए, जवान्स को हैंडल करना, दूसरे देशों के साथ अगर कोई मतलब एक जॉइंट एक्सरसाइज में है वो, तो दूसरे देश के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, उनका क्या कल्चर है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है? ये सारी चीज़ें पता चलती है जब आप लिटरेचर पढ़ोगे। तो इसीलिए लिटरेचर की तो बहुत अहम भूमिका है। इससे आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हो, ह्यूमन रिलेशनशिप समझते हो, कल्चर समझते हो, अपने देश का कल्चर समझते हो, और जगह का कल्चर समझते हो, लोगों को कैसे हैंडल करना है, लोग क्यों कोई चीज़ करते हैं, क्यों क्राइम करते हैं, क्या उनके मेन जो बोला जाए कि मोटिवेशन क्या है, ग्रीड है कि लव है कि क्या है, कोई इंसान एम्बिशन है, कोई इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसको आप अगर समझ गए और तब उसके अकॉर्डिंग आप उसके साथ बिहेव करो, उसे हैंडल करो, तो देन यू आर अ परफेक्ट लीडर। तो ये सारी चीज़ें लिटरेचर से आती है। तो ये बल्कि मैं इस माध्यम से माँ बाप को भी कहना चाहूँगी, कई माँ बाप सोचते हैं कि हम बच्चों को सिर्फ सिलेबस पढ़ाएं, लेकिन मैं कहूँगी नहीं, लिटरेचर कहानियों से बहुत विकास होता है दिमाग का, बहुत चीज़ें हम सीखते हैं। तो डेफिनेटली मेरे विजन खुलता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, आपको दुनिया के बारे में पता चलता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलता है, और साथ ही साथ आपकी उस भाषा पे ग्रास्प बढ़ती है। तो मल्टीफेसेटेड ये फायदे हो रहे हैं, तो पढ़ना चाहिए। तो ये जो कैडेट्स हैं आपके बीच वहाँ पर, तो पढ़ते हैं आपकी किताबें? हाँ, कभी बिल्कुल पढ़ते हैं। कैसा रिस्पॉन्स रहता है उनका? बल्कि मैं किताब बताना चाहूंगी, ये वाली जो किताब है, द सीक्रेट ऑफ ली फेंग पगोडा, ये पूरी ही इंडियन आर्मी के इंटरेस्ट की है, क्योंकि ये जो किताब है ये पूरी जियोपॉलिटिक्स पे बेस्ड है, और इसमें चाइना का पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इंडिया का रॉ, CIA, सबका रोल है इसमें। अच्छा। और इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई है कि कई सारे हमारे डिफेंस पर्सनल और हमारे इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की डेथ हुई है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। मिसिंग थे उस वक्त? मिसिंग नहीं, वो दे डाइड, डेड बॉडी भी मिली है ना। और पुलिस ने हर केस क्लोज कर दिया, करीब 12-15 ऐसे केसेस हैं, और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, क्योंकि कोई क्लू नहीं मिला
कोई जी। उनको एविडेंस नहीं मिला कि ये डेथ कैसे हुआ कैसे? और ये मर्डर हुआ तो कैसे हुआ, और केस क्लोज हो गया। तो जब मैंने ये खबर पढ़ी, ये रियल चीज़, तो मेरा मतलब दिमाग मतलब वो हो गया, ठनक गया कि भाई ये क्या हो रहा है देश में। तब मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा और सारी परतें खुली, बार्क जी। के बारे में पढ़ा और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट और एनपीसी वगैरह में क्या हो रहा है। फिर इसके अलावा हनी ट्रैपिंग जो हमारे इसरो में केसेस हैं, जी। डिफेंस पर्सनल के केसेस हैं, तो वो सारी चीज़ें चीज़ें- लेके मैंने ये किताब किताब लिखी। लिखी। तो ये किताब तो कैडेट्स को बहुत ही पसंद आई, क्योंकि ये उनके ठीक मतलब जो उनका उनके एरिया बीच की है। उनका जो एरिया है उससे ताल्लुक रखती है ये किताब। आपने कहानियां लिखी, नॉवल भी लिखे हैं, तो जब आपने लिखना शुरू किया तो क्राइम बेस्ड स्टोरीज की तरफ आपका ध्यान कैसे गया कि मुझे ये लिखना है? क्राइम बेस्ड स्टोरीज मैंने इसलिए लिखी क्योंकि बचपन से मुझे, जैसे मैंने कहा ना, मेरी क्यूरियोसिटी जो हॉलमार्क है मेरे नेचर का। तो अब कोई भी मर्डर मिस्ट्री होती है तो उसमें एक वो होता है क्यूरियोसिटी कि भाई किसने मर्डर किया, क्यों किया, कैसे किया। ये एक पजल है और मुझे पजल्स में बड़ा मजा आता है कि पजल को सॉल्व करो। तो मैं क्राइम की बुक्स पढ़ती थी और मुझे ये रहता था कि मैं पहले बता दूं, मतलब जैसे पिक्चर भी है या नॉवेल भी, एंड होने के पहले मुझे पता होना चाहिए कि किसने मर्डर किया। हाँ। और क्यों किया और कैसे किया। तो मेरा ना एक रेस होती थी विद द ऑथर कि मैं पता लगा लूं। तो मैंने बचपन में, अब जैसे अंग्रेजी स्कूल से पढ़े हुए हैं तो अंग्रेजी किताबें ही पढ़ते थे। तो इसमें जैसे इनेड ब्लाइटन पढ़ते थे, तो उसमें ना बच्चों की इन्वेस्टिगेटिव किताबें होती हैं, फेमस 5। उसके बाद कैरोलाइन कीन की, फिर हार्डी बॉयज की, फिर आ गए हम एगाथा क्रिस्टी पे। और एगाथा क्रिस्टी एक ऐसी ऑथर है जिसके साथ मैं कभी जीत नहीं पाई, क्योंकि उनकी जो नॉवेल मैं उठाती थी, मतलब मैं सोचती थी अच्छा इस नॉवेल में मैं पता लगा लूंगी कौन मर्डरर है, और मैं पता ही नहीं लगा पाती थी। हर बार एगाथा क्रिस्टी जीत जाती थी। तो मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया एगाथा क्रिस्टी पे, और मैंने पहली किताब एगाथा क्रिस्टी की पढ़ी जब मैं 11 साल की थी। उस समय मैं लोरेटो कॉन्वेंट दिल्ली में थी, और वहाँ पे गर्ल्स स्कूल में मेरे पिताजी क्योंकि आर्मी में थे, तो हर 3 साल हमारी पोस्टिंग होती थी। तो वहाँ लोरेटो कॉन्वेंट में मेरा एडमिशन हुआ। तो लाइब्रेरी मेरा बेस्ट फ्रेंड था, क्योंकि जब नए स्कूल में जाओ तो वहाँ लड़कियां ना आपको जल्दी से अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं करेंगी, तो आप एक तरह से ना एक लेफ्ट आउट पर्सन हो जाते हो। तो लाइब्रेरी में ही मेरा बेस्ट फ्रेंड्स लाइब्रेरी में थे। तो एगाथा क्रिस्टी की मैंने किताब पढ़ी, एंड देन देयर वर नन। और उस किताब को पढ़ के तो मेरे दिमाग खुल गया कि मतलब ये क्या है, क्या कमाल है। और मैंने पीछे देखा उनकी फ़ोटो, मैंने कहा कौन है ये एगाथा क्रिस्टी। और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट हुआ मर्डर मिस्ट्रीज़ में, क्योंकि वो पज़ल ऐसा क्रिएट करती हैं, और वो क्रिएट करती हैं एज अ कोजी मिस्ट्री। कि जैसे मान लो एक पार्टी हो रही है, पार्टी में 20 लोग हैं, और खाना खाते खाते एक की डेथ हो गई। अब 19 रह गए, 19 में से एक नहीं मर्डर किया है क्योंकि सिर्फ उतने ही लोग हैं। अब गेस करो कौन है। तो मैंने जब अपनी पहली मर्डर मिस्ट्री लिखी, डिग्री इन डेथ, मैंने भी वही वैसे ही लिखी, बल्कि देहरादून में बेस्ड है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है मसूरी रोड पे, और वहाँ पे एक मर्डर हो जाता है। तो रियल इंसिडेंट पर है या एक बहुत ही वहाँ पे दुखद घटना हुई थी। मैं वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में थी, 16 साल में एज प्रोफेसर इन एचओडी थी। तो एक बहुत दुखद घटना हुई थी, एक बच्चे ने सुसाइड किया था पंखे से। तो मैं उस समय चीफ वार्डन थी। तो उस दौरान मतलब उस घटना ने मेरे दिल को इतना छुआ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हिल गई थी। वो इतना सुंदर लड़का था, इतना होनहार था, और मतलब बहुत, अभी बोलते बोलते मेरे को सिरहन सी हो गई पूरे मेरे स्पाइनल कॉर्ड में पूरे ना। तो फिर मैंने पंचनामा होते देखा, जो एसएचओ आए, वो सारी चीज़ें हुई, मतलब ये असली हुआ। पर मेरे दिमाग में तो एगाथा क्रिस्टी बैठी थी। तो मैंने सोचा इसको ट्विस्ट देकर लिखा जाए कि ऐसा हो, क्या पता किसी ने उसको मार के फिर उसको लटकाया हो। तो वहां से कहानी शुरू हुई कि लोगों को लगता है सुसाइड है, 3rd ईयर का एक स्टूडेंट होता है, लेकिन उसको एक्चुअली किल करके, मर्डर करके और फिर हैंग किया गया था। और मतलब उसमें और एक ट्विस्ट है, पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसके पेट में पॉइजन भी है। तो मतलब किसी ने उसका गला भी घोटा, किसी ने वो, तो क्या 2 मर्डरर थे, क्या एक था? तो वहां से कहानी शुरू हुई। और मैं इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि उस दौरान मैं उसी यूनिवर्सिटी में थी। तो ये मेरी पहली मर्डर मिस्ट्री थी, और उसका क्लाइमैक्स आईएमए में बेस्ड था। आईएमए रिलेटेड था, मतलब ये सिंपल उसके बाद ना एक के बाद एक मर्डर होते चले जाते हैं। और फिर वो हमारे प्रोफेसर शांतनु बोस जो हमारे हीरो हैं, वो आते हैं और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। और देखो मतलब जो हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन कहते हैं, या मतलब पावर ऑफ थॉट कहते हैं। तो मैं सोच रही थी इसका क्लाइमैक्स कैसे मैं डिफरेंट क्लाइमैक्स दूं। तो आईएमए में बेस्ड है इसका क्लाइमैक्स। और मुझे क्या पता था कि मैं कुछ साल बाद आईएमए में खुद मैं
प्रोफेसर बन जाऊंगी। और जब मैं आईएमए गई तो जो हमारे एसओ एजुकेशन थे वो मुझे ले गए सब जगह मिलाने, लाइब्रेरी ले गए, तो लाइब्रेरियन से मिलाया तो बोले ओ रूबी गुप्ता आपकी तो किताब है यहाँ पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी किताब वहाँ पहले ही पहुंची बहुत थी। सुकून लगता है कि हाँ आपने कुछ लिखा है तो हाँ, लोग उसको हाँ। रिकॉग्नाइज कर तो रहे हैं। इसमें जैसे मतलब मैं एक और इसमें कहानी बताऊंगी, मतलब ये ना इससे जो भी देख रहे हैं दर्शक उनको एज एन इंस्पिरेशन लगेगा, क्योंकि एक तो जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं आईएमए मैं सोच रही हूँ और फिर जी। आईएमए पहुंच गई। दूसरा, कमिंग टू एगाथा क्रिस्टी, उनकी जैसे मैं किताबें पढ़ती थी, मैं देखती थी फोटो, कुछ मुझे पता नहीं था, मैं सोचती थी कौन है, फिर मैं फैंटेसी मेरी होती थी कि क्या मैं एगाथा क्रिस्टी जैसा लिख सकती हूँ, कौन है ये लेडी और ये वो। और मैं दिल्ली में एक स्कूल गर्ल 11-12 साल की, ऐसे मैं सोचते सोचते बड़ी हुई। फिर जब मैंने लिखना शुरू किया, जैसे मैंने बताया आर्टिकल, शॉर्ट स्टोरी, ये वो, और पहली मर्डर मिस्ट्री लिखी मैंने ये सोच के कि शायद मैं एगाथा क्रिस्टी की तरह लिख पाऊँ इस तरीके से। और यहाँ एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट थे राज कंवर, उन्होंने जी। मेरी ये नो इल्यूजन्स इन ज़ैनडू जो मेरी सेकेंड किताब है मर्डर मिस्ट्री, मतलब ये है जिसमें प्रोफेसर शांतनु बोस ने एंट्री करी थी, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो रियल उस पे, और उसके बाद नो इल्यूजन्स इन ज़ैनडू। तो उन्होंने इसका भी रिव्यू करा था और न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उन्होंने रिव्यू डाला और सिटीजन न्यूज़पेपर में भी रिव्यू डाला, और उन्होंने हेडिंग दी कि इंडियाज एगाथा क्रिस्टी रूबी गुप्ता। तो मतलब मैंने बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता था। और ये बहुत ऑनर की भी बात है, इसके लिए तो आपको अवार्ड भी मिल चुका है लंदन में। और उसके बाद मुझे इंटरनेशनल एगाथा क्रिस्टी फाउंडेशन है, तो उन्होंने ये वाली किताब जो नो इल्यूजन्स इन ज़ैनडू है, उन्होंने जाने कैसे पढ़ी, क्योंकि पता नहीं कैसे उनको वो शायद इसलिए मिली होगी क्योंकि ब्लूम्सबरी पब्लिशर हैं, तो ब्लूम्सबरी एक इंटरनेशनल पब्लिशर हैं, तो उनको ये किताब मिली, तो उनको लगा कि ये कोजी मर्डर मिस्ट्री है जैसा कि एगाथा क्रिस्टी लिखती हैं। तो अब पता है मेरे पास इतनी कहानियां हैं पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं क्या ना बताऊं। इसमें भी जो नहीं, हम सब पर बात करेंगे। अभी इसकी भी कहानी एक ये होती है कि मुंबई के टॉप फिल्म स्टार है जी। राजवीर कपूर, उनका मर्डर हो जाता है एक पार्टी में और फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ये किताब पढ़ के फिर एगाथा क्रिस्टी फाउंडेशन ने मुझे इनविटेशन भेजा और उन्होंने मेरे पब्लिशर को रीच आउट किया, पब्लिशर से मेरा ईमेल लिया और फिर मुझे उन्होंने बुलाया वहाँ पर। इतना बड़ा ऑनर था मेरे लिए कि इंडिया से मुझे वहाँ पे ऑनर किया गया एज इंटरनेशनल राइटर इन रेजिडेंस। और मैं एगाथा क्रिस्टी के घर गई, उनके बेड के ऊपर बैठी, उनके टाइपराइटर को यूज किया, उनका सारा वार्डरोब देखा, उनके ग्रैंडसन से ये तो हाथे आपके मिलाए। लिए ड्रीम्स कम ट्रू की नहीं, ड्रीम भी नहीं, मैं तो इतना बड़ा ड्रीम भी नहीं कर सकती थी ना, मतलब ये मेरे इमेजिनेशन के बियॉन्ड था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, बल्कि मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था कि इंटरनेशनल एगाथा क्रिस्टी फाउंडेशन होता है और इंटरनेशनल एगाथा क्रिस्टी फेस्टिवल होता है, जो कि एगाथा क्रिस्टी का बर्थडे है 15 सितंबर। ओके। तो पूरा 1 वीक का सेलिब्रेशन होता है उनके टाउन में, डेवन में वो रहती थी, विच इज़ ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो मुझे तो ये सब इतनी जानकारी ही नहीं थी। तो जो मैं इंस्पिरेशन की बात कह रही थी दर्शकों के लिए कि देखिए, जो आप सोचते हैं और उस पे अगर आपकी सोच के साथ इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, तो जब आप कहानियां लिखना शुरू करती हैं तो सबसे पहले मन में क्या आता है? जनरली तो प्लॉट आता है मेरे मन में, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री की ना प्लॉटिंग सबसे अहम भूमिका निभाती है किसी भी नॉवेल में, क्योंकि प्लॉट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और प्लॉट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में प्लॉट आता है और प्लॉट के बाद मैं कैरेक्टर्स डिसाइड करती हूँ। अब क्योंकि मैंने प्रोफेसर शांतनु बोस, अगर मैं मर्डर मिस्ट्रीज की बात करूँ तो मैंने प्रोफेसर शांतनु बोस को क्रिएट किया, तो फिर तो प्रोफेसर शांतनु बोस तो जम गए। वो इसलिए जम गए क्योंकि जो मेरे रीडर्स थे उनकी मांग थी कि मैम अब प्रोफेसर शांतनु बोस अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, तो मेरे को ना उनको लाना ही पड़ा। तो वो तो अब परमानेंट हो गए एटलीस्ट 3 नॉवेल्स में। और उसके बाद प्लॉट की डिमांड के हिसाब से मैं बाकी कैरेक्टर्स क्रिएट करती हूँ। तो मेरा जो सिस्टम होता है लिखने का बड़ा ही सिस्टमैटिक होता है, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं बड़ा तरीके से चलती हूँ। मेरे पास ना स्पाइरल नोटबुक्स होती हैं। और यहाँ मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, जब मैं एगाथा क्रिस्टी उनके घर गई तो मुझे पता चला कि एगाथा क्रिस्टी के पास भी स्पाइरल नोटबुक्स होती थी जिनमें वो प्लॉट नोट डाउन करती थी और पीछे वो ग्रोसरी लिस्ट लिखती थी कि भाई क्या क्या मंगाना है। अच्छा।
तो ये एक्सपीरियंस हम लोग सबका एक ही जैसा है। तो मैं जैसे मेरे पास ये स्पाइरल नोटबुक्स होती हैं तो उसमें मैं प्लॉट का समरी लिखती हूँ, फिर मैं डिसाइड करती हूँ चैप्टर्स 1 2 3 4, फिर मैं डिसाइड करती हूँ किन किन कौन कौन विक्टिम्स हैं, विक्टिम 1 विक्टिम 2 विक्टिम 3, फिर मैं डिसाइड करती हूँ रेड हेरिंग्स की मतलब किसके ऊपर शक जाएगा, लेकिन वो असली मर्डरर नहीं होता है क्योंकि आपको रीडर को कंफ्यूज करना होता है, हर मतलब पन्ने में एक नया ट्विस्ट हाँ, तो वो रेड हेरिंग्स अंग्रेजी में एक इसको कहा जाता है रेड हेरिंग्स, तो वो क्रिएट करती हूँ। फिर मर्डर वेपन 1 कि भाई चाकू से होगा कि ड्राउनिंग से होगा कि गला घोट के होगा कि कैस पॉइजन से होगा, वो मैं लिस्ट आउट करती हूँ, फिर वो भी डिफरेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं लिस्ट बनाती हूँ और फिर चैप्टर वाइज उसको करती हूँ। उसके बाद मैं कंप्यूटर में टाइप करना शुरू करती हूँ और मैं कंप्यूटर में चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके ना हेडिंग्स बना के फिर लास्ट में चैप्टर 21 करके ना द एंड टाइप कर देती हूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि हो गया। तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा कि किसी रीडर ने कोई आपकी मतलब आपसे पहले बता दिया हो कि ये इसमें एंड होगा? हाँ, ऐसा मतलब एंड होगा इन द सेंस कि डिग्री इन डेथ, बल्कि डिग्री इन डेथ में जो वहाँ के स्टूडेंट्स रहे उनको जो मैंने हॉस्टल का डिस्क्रिप्शन दिया और जी। इसमें जो एक आध कैरेक्टर का ना डरावना सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो अपने आप को मिरर में देख रहा है और ना ऐसे इस तरीके से, तो वो हॉस्टल का एक बच्चा ना डर सा गया, तो उसने तब तक मैंने मतलब वो यूनिवर्सिटी छोड़ जी। दी थी, तो मुझे वहाँ की फैकल्टी ने बताया कि मैम वो ना बच्चा डर रहा था कि वहाँ हॉस्टल से ऐसे दिख रहा है और ये अच्छा। वो इस तरीके से। बट इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि उनको लग गया था कि मर्डरर कौन है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि वो मर्डर क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्योंकि जब आप मर्डर मिस्ट्री क्रिएट करते हो ना तो 2 चीजों का सस्पेंस होता है, एक तो कौन है कातिल और दूसरा कि उसका मोटिव क्या है कि जी। क्यों कर रहा है। तो दोनों चीजें कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, कातिल का भी पता नहीं चलना चाहिए और कातिल का अगर पता चल गया तो भैया क्यों कर रहा है ये, क्योंकि मैं सिंपल नहीं बनाती हूँ कि भाई वो रिवेंज लेने के लिए कर रहा है या इस टाइप से नहीं। मैं जनरली क्या करती हूँ, कुछ जियोपॉलिटिकल एंगल डालती हूँ ताकि उसका जो दायरा है वो बड़ा हो जाए। ये नहीं कि एक कोई पागल है वो सीरियल किल कर रहा है, एक के बाद एक पागल है इसलिए वो किल कर रहा है, ऐसी कहानी नहीं लिखती। मैं जियोपॉलिटिकल एंगल लेके आती हूँ ताकि उसका विशाल हो जाए दायरा ना, दिमाग भी खुले बच्चों का जो पढ़ें कि अच्छा जियोपॉलिटिक्स में ये हो रहा है, इसलिए मैं ऐसी किताब लिखती नहीं, हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और जब आप ये लिखती हैं, कहते हैं ना कि जब हम जिस माहौल में हम रहते हैं, कई बार हमारे दिमाग में वही चीजें फिर चलती रहती हैं। तो बुक्स लिखना एक अलग चीज है, लेकिन आप के ऊपर भी कुछ प्रभाव इस तरह का आया कि कभी आपको लगा हो कि मैं बहुत नेगेटिव उसमें जा रही हूँ या कुछ है, तो मुझे रुकना चाहिए इस विषय पर लिखने से? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। नेगेटिव तो नहीं, प्रभाव तो ये है कि मैं अब और ज़्यादा वो हो गई हूँ, मतलब क्यूरियस या इन्वेस्टिगेटिव पर्सनालिटी जिसे कहते हैं, डिटेक्टिव। तो कोई भी सिंपल भी चीज़ होगी ना तो मैं उसको एनालाइज करूंगी कि इसके पीछे क्या है, या जैसे कोई पर्सन ने किसी तरह बिहेव करा तो मैं उसको एनालाइज करूंगी जी। कि ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है तो ऐसे क्यों। मतलब मैं अब लोगों को ना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखती हूँ, मैं ग्रे में ग्रे देखती में हूँ कि भाई कोई अगर ऐसा कर रहा है, जैसे कोई नेगेटिव कैरेक्टर भी है या पर्सन है या बहुत टॉक्सिक पर्सन है, तो मैं एनालाइज करती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो फिर मुझे लगता है नहीं, बेचारे के साथ ऐसा हुआ इसलिए वो ऐसा है, तो एक इन्वेस्टिगेटिव खोजी प्रवृत्ति मेरी बन गई। और कोई भी इवेंट्स भी होते हैं, लाइफ में होते हैं या पॉलिटिक्स में होते हैं, तो मेरा इन्वेस्टिगेटिव माइंडसेट हो गया है। तो पहले तो आप क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर बहुत बुक्स भी पढ़ती थी या कुछ है, तो अभी भी जैसे अब वेब सीरीज का जमाना है या मूवीज भी इतनी हैं, क्राइम और थ्रिलर तो आजकल सबके फेवरेट हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। आप भी देखती हैं मूवीज? हाँ बिल्कुल, मैं तो मूवीज का कुछ आइडियाज लेती हैं उससे? मूवीज का तो बहुत शौक है मुझे। एक मूवी है ट्रूमन कपोर्ट करके, एक मूवी है एक रियल मर्डर के ऊपर। तो उस मूवी में मतलब वो मर्डर तो बहुत सिंपल है, लेकिन पूरी मूवी उन दोनों कैरेक्टर्स के मोटिवेशन के ऊपर है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी उस मूवी ने प्रभावित करा, क्योंकि वो नॉवेल के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि मैं जो अपनी नॉवेल्स लिखती हूँ ना वो एक्शन पैक्ड होती है, खट 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 एक्शन हो रहा है उसमें, एक वो चला जा रहा है, उनके मन स्थिति की बात हो रही है। तो ये मेरे दिमाग में है कि मैं ऐसा कुछ अटेम्प्ट करूं क्या। तो उस मूवी में मुझे इंटरेस्ट आया कि ऐसा कुछ लिखने का।
आइडियाज लेते रहते हैं आप? आइडियाज नहीं लेते रहते हैं, बट इस टाइप का जो मैंने नहीं किया। आइडियाज तो मेरे जो बचपन, तभी मैं माँ बाप को कहूंगी कि बचपन की ना बहुत बड़ी भूमिका होती है एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। तो अगर जो भी मैं हूँ वो मेरे बचपन की रीडिंग की वजह से ही हूँ। जी। तो जो भी आइडियाज मेरे हैं वो एगाथा क्रिस्टी पे ही वापस जाके जाते हैं, उनका रूट वही है। आपकी हम फिक्शन स्टोरीज की बात करें तो माया आपने लिखी, सबसे पहले यही लिखी थी, तो किस तरह की चीजें आपने इसमें मेंशन की? माया मैं दिखा भी दूं नॉवल ये, तो किस तरह की चीजें आपने इसमें मेंशन की? माया मेरी फर्स्ट नॉवेल थी और इसको लिखने में मुझे 10 साल लगे। मतलब मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आजकल की जनरेशन को लगता है कि बस फटाफट हो जाए कुछ भी चीज़, तो कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं होती है। तो मुझे लिखने में 10 साल लगे और पब्लिश होने में 2 साल लगे। तो 12 साल की जर्नी थी मेरी माया के साथ। और मेरा मर्डर मिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था, साथ साथ मेरा ना स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट था। अब आप लोग को लगेगा कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो कैसे इंटरेस्ट है? दोनों डिफरेंट हैं एकदम। तो इसमें ना एक वॉल्ट विटमैन है, बहुत फेमस पोएट है, अमेरिकन पोएट। तो उनकी लाइंस मैं अंग्रेजी की कोट करूंगी कि देयर इज नो डाइकोटमी बिकॉज आई कंटेन मल्टीट्यूड्स। मतलब कि इसमें कोई वो नहीं है, अलग बातें नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज हैं। तो मेरा पर्सनालिटी ऐसा है कि मुझे मर्डर्स में भी इंटरेस्ट है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में भी इंटरेस्ट है। तो स्पिरिचुअलिटी में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बचपन से था। जब मैं 11th-12th में थी तब तक मैंने विवेकानंद की सारी राजयोग, ज्ञान योग वगैरह पढ़ ली थी। और मैं जानना चाहती थी कि इस जीवन का कोई हायर पर्पस है कि नहीं, कि बस यही है कि भाई हम रोज सुबह उठते हैं, खाना खाया, ये किया वो किया, पढ़ाई करी, नौकरी करोगे बाद में और टीवी देखोगे और सो जाओगे और अगले दिन कट कॉपी पेस्ट और फिर एक दिन मर जाओगे, या कुछ और भी अचीव कर सकते हो। और इन द सेंस कि कोई हायर गोल रखना जरूरी है बेसिकली। जिसको एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, उसमें वो कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। और हमारे स्पिरिचुअल जो हमारी पद्धति है उसमें कहते हैं कि एनलाइटनमेंट। तो मुझे ये खोज करना था कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। तो मैंने इसके लिए काफी खोज करी। तो क्या लगा, होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। तो तुमने मुझे कहानी नहीं सुनानी थी। तो मैंने इसमें काफी महात्माओं से बात करी जी। मैंने खुद भी दीक्षा ली। मैं माउंट आबू गई, जो इनका है ब्रह्म कुमारी के सेंटर, उसमें गई और फिर मैंने दीक्षा ली और मैंने क्रिया योग प्रैक्टिस करा काफी साल। और इन सब से जो मेरी जो एक्सपीरियंसेस थी उसको मैंने कहानी के रूप में इस नॉवेल पे डाला। और जो मेरा कैरेक्टर है, हीरो है वीरेन, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सनीवेल कैलिफोर्निया में, और वो इंडिया में आके कैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है और कैसे उसको समझ आता है कि एक अलग ही डायमेंशन है मटेरियल वर्ल्ड के अलावा। जी। तो वो ये कहानी है। तो वो ये दिस इज मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसकी ये कहानी है। और मुझे डेफिनेटली लगता है कि हम अगर चाहें तो हम और भी चीज़ें अपने ब्रेन और माइंड से एक्सेस कर सकते हैं, विच आर एट अ हायर प्लेन फ्रॉम द मटीरियल प्लेन। वो भी पॉसिबल है क्योंकि हमारे माइंड की पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है। हमारा माइंड सिर्फ हमारे स्कल के अंदर नहीं है, हमारे बाहर भी एक्सटेंड करता है। हम वाइब्रेशंस काफी किलोमीटर्स दूर भेज सकते हैं, अपने थॉट वाइब्रेशंस। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी सब की स्टडी जो मैंने की और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने इस नॉवेल में लिखा है। आपकी शॉर्ट स्टोरीज की बुक आई थी फर्स्ट, द फुलफिलमेंट। हाँ, ये बुक है। बिल्कुल। तो मैं इसके बारे में जरूर ये पूछना चाहूंगी क्योंकि ये एक बड़ा और गूढ़ शब्द है कि आजकल की दुनिया में जैसा लगता नहीं है कि लोग किसी भी चीज को पाके हो गए कि सेटिस्फाइड हैं, फिर दूसरी चीज की तरफ भागते हैं। तो फुलफिलमेंट आप क्या देखती हैं कि किस तरह से वर्क करता है? ये मेरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन यही पब्लिश हुई थी, मेरी पहली किताब 1996 में। और द फुलफिलमेंट, इसमें एक कहानी है द फुलफिलमेंट की, जिसमें उस कैरेक्टर को उस पल में किस चीज से फुलफिलमेंट, जो वो चाह रही थी उससे वो फुलफिल हो गई, जो बहुत टाइम से वो चाह रही थी तो वो फुलफिलमेंट हो गया। लेकिन जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में है कि भाई होलिस्टिकली फुलफिलमेंट तो कभी प्राप्त होता नहीं है। तो बल्कि ह्यूमन बीइंग्स का कंस्ट्रक्शन ही इस तरीके से हुआ है कि अगर आप फुलफिलमेंट आपने प्राप्त कर लिया तो आप आगे बढ़ोगी ही नहीं, फिर जीवन का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। जीवन का तो नाम ही आगे चलते रहो कि आज ये गोल अचीव कर लिया, अब इसके आगे नेक्स्ट, उसके आगे नेक्स्ट। लेकिन इसमें एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गोल नहीं मिला तो आप बिल्कुल कोलैप्स कर जाओ। तो वो जो एक बैलेंस वाली बात होती है ना कि फुलफिल्ड रहो इन द कर्म जो आप रोज कर रहे हो, जी। उससे ही आप फुलफिल रहो, गोल से ना फुलफिल रहो। यू नो, द जर्नी जी, जी। इटसेल्फ इज द फुलफिलमेंट, ये मैं कहना चाहूंगी। हम आपकी सबसे लेटेस्ट जो अभी किताब आई है, लव एंड क्राइम, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहला सवाल यही आता है मन में इसको पढ़ते ही, टाइटल को, कि इस टाइटल को आपने क्यों चुना? मतलब दोनों विरोधाभासी चीजें हैं कि लव है और क्राइम है, तो कैसे आपके मन में आया इसके बारे में लिखने? पहली बात तो जो लव एंड क्राइम है, सारे क्राइम्स ना किसी चीज के लव के लिए ही होते हैं। लव ऑफ मनी, लव ऑफ सम पर्सन, लव ऑफ एम्बिशन, लव टू अचीव समथिंग। तो एक डिजायर होती है ना जी। उसकी वजह से ही आप क्राइम कमिट करते हो। क्राइम वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो आप लव के लिए तो मर्डर भी कर देते हो किसी बार, बिल्कुल। मतलब जो आपके लव को किसी और ने पा लिया तो आप उसको तो मार ही डालोगे। तो लव एंड क्राइम तो आर द बेसिक इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। जी। क्योंकि एक प्यार की एक चाहत, एक बेसिक ह्यूमन बीइंग के, एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर सबसे पहली चाहत होती है कि मुझसे प्यार करो। जी। वो माँ बाप से प्यार चाहता है, फिर बड़ा होता है तो फिर दूसरे जेंडर से या सेम जेंडर से या जो भी उसकी वो है इंकलिंग, वो चाहता है। तो लव एंड क्राइम में कोई विरोधाभास नहीं है। क्राइम तो होता ही है लव की वजह से, पर वो लव अलग अलग तरह का होता है। बिल्कुल। इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं? हाँ, इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं। और कितना समय लगा होगा इसको लिखने में लगभग? इसको मैं एक्चुअली मैं ना मतलब ऐसी बात बोलूंगी जो दर्शकों को फॉलो नहीं करनी चाहिए, कि मैं लिखने में ना ज्यादा डिसिप्लिन नहीं हूँ। मैं बाकी अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन हूँ, पर लिखने में मैं थोड़ा डिसिप्लिन नहीं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मूड के ऊपर होता है कि मन किया तो बैठ गए लिखे, और मन किया तो ऐसा लिखने बैठे कि खाना खाना भूल गए, सोना भूल गए। तो इस तरीके से मेरा लिखने का रूटीन रहता है कि मैं लिखने लगती हूँ, फिर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, और नहीं लिखती तो 6 महीना नहीं लिखती। तो ये कहानियाँ काफ़ी पीरियड ऑफ टाइम पे लिखी गई। और मैंने शॉर्ट स्टोरीज इसलिए लिखी क्योंकि आज के परिवेश में जो रीडरशिप है तो कम हो गई है। दूसरा, रीडर्स के पास ना इतनी सारी दूसरी मीडिया है, अब वो रील्स देख रहे हैं, छोटे छोटे क्लिप्स देख रहे हैं, तो वो उनको कहाँ टाइम है कि वो एक बड़ा नॉवेल उठा के पढ़ें, फिर उसकी स्टोरी लाइन याद रखें और आगे आगे चलते चलें, 10-15 दिन पढ़ें। स्क्रोलिंग का समय आजकल, इंस्टाग्राम और रील्स। तो मैं उस स्क्रोलिंग से कंपटीशन में हूँ मैं एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि शॉर्ट स्टोरीज ना की एक कंपाइलेशन लाई जाए। और शॉर्ट स्टोरीज क्या है, एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स की तरह है कि उसमें डार्क चॉकलेट भी है, उसमें वाइट चॉकलेट भी है, उसमें सिंपल चॉकलेट भी, आपकी मर्जी है, बीच में से कोई चॉकलेट उठा के खा लो और थोड़ा सा पढ़ लो। तो इसमें यह है कि भाई आप कम समय में 5-10 पेज की आप कहानी कोई भी बीच में से पढ़ लो, पीछे से पढ़ लो, आगे से पढ़ लो। तो इस वजह से मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी कि ये ना रीडर फ्रेंडली है, कि भाई कोई भी कहानी पढ़ लो जो मूड करे। तो इसमें भी सब फिक्शन है या फिर कुछ रियल स्टोरीज भी हैं? सब फिक्शन है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि सब फिक्शन हमारी असली दुनिया से ही आती है। जी। तो सारी जो कहानियां हैं कहीं ना कहीं कोई रियल कैरेक्टर्स की झलक आपको दिखाई देगी, कोई टाइप ऑफ कैरेक्टर्स की झलक दिखाई देगी। और इंसिडेंट्स इसमें जो है, कोई परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। आज के हमारे समाज में जिस तरह के रिलेशनशिप्स हैं जी, उनका चित्रण किया गया है। तो वो सारे मिक्स, जैसा मैंने कहा, बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, मिक्स चॉकलेट्स हैं इसमें। तो इसमें जिस तरह से हम देखते हैं, तो इसमें आपको रिसर्च की भी जरूरत पड़ती है या सिर्फ आप मतलब सोचती हैं तो फिर वही लिखती हैं? इसमें ऐसा है, अब इसमें जो पहली कहानी है लव एंड क्राइम, वो एक मर्डर मिस्ट्री है। तो मतलब नेचुरली मर्डर एक तो करना है, मिस्ट्री वो करना ही पड़ेगा, कोजी क्राइम, एगाथा क्रिस्टी टाइप की पहली वाली कहानी। तो उसमें मुझे जरूर रिसर्च करना पड़ा, क्योंकि जिस टाइप का पॉइजन मैंने यूज किया है, एकोनाइट नाम का पॉइजन है, काफी पहले जमाने में चलता था। तो डेफिनेटली मैं जो इस तरह के डिटेल्स देती हूँ, फैक्चुअल डिटेल्स, उसका तो मैं प्रॉपर रिसर्च करती हूँ, और डेफिनेटली ऑथेंटिक होना भी जरूरी है। और मेरी बाकी सब नॉवेल्स तो 99% रिसर्च बेस्ड है। इस नॉवेल में ये मेरे को थोड़ी लग्जरी थी कि मैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर मैं लिखूं, तो इसमें ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ज्यादा जोर है। तो मोस्ट ऑफ आपकी जो स्टोरीज है वो ह्यूमैनिटी पर ही है, हम देखते हैं। तो आप जिस तरह से आजकल लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है,
बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं, उनको देखकर भी कई बार लोगों का माइंडसेट चेंज होता है या कुछ है। तो किस तरह से अपने आप को लोग उस चीज से उभार सकते हैं? बुक्स की अगर हम बात करें उसके माध्यम से। नहीं, मतलब क्या उभार सकते हैं, क्या मतलब बिहेवियर कैसे चेंज कर कैसे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? पर्सपेक्टिव में? अगर हम देखें तो लोग आजकल कुछ भी सोच रहे हैं, एग्रेसिवनेस बहुत बढ़ रही है, हाँ, तो हाँ। उस चीज को लेकर के किस तरह से लिटरेचर से अपने आप को हाँ। उभार सकते हैं? इसमें मैं अच्छा सवाल है। अगर जैसे अब तुमने क्लियर किया कि जैसे एग्रेसिवनेस अगर हम जी। देखें, लोगों में बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बिल्कुल। बहुत एंजाइटी है, ये सारी चीजें हैं। ये सब क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि लोगों में ठहराव नहीं है। जी। और ठहराव क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी बम्बार्डमेंट है, सब तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, मीडिया का इतना बम्बार्डमेंट है, फिर आपके ऊपर प्रेशर है कि आप कुछ बन के दिखाओ, कंपटीशन कट थ्रोट है, जॉब के लिए, मार्क्स के लिए, हर चीज़। ये वर्ल्ड इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस चक्कर में प्लस फिर सोशल मीडिया का प्रेशर कि आप एक सर्टन आपका लुक होना चाहिए, आपकी लाइफ इतनी अच्छी होनी चाहिए, एंजाइटी लेवल बढ़ता जा दिखावा रहा है। करना पड़ेगा। तो इसमें बुक्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आप हटो सोशल मीडिया से और बुक्स पढ़ो तो आपके मन में ऑटोमेटिकली एक कामिंग इफेक्ट होता है, आपके अंदर एक ठहराव आता है, चाहे आप किसी भी तरह का किताब पढ़ो, और आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपका माइंड रिलैक्स होता है। तो डेफिनेटली फिर उससे एग्रेशन कम होगा, एंजाइटी कम जी। होगी, आप एक आराम से बैठ के किताब पढ़ो। पर ये बड़ा मुश्किल चीज है, लोग करना करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर रहे हैं। हाँ, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ जी। रही हैं, और मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी ठीक हो सकती है अगर किताब पढ़े। आपने फिक्शन के अलावा नॉन फिक्शन पे भी काम किया है। खुशवंत सिंह आपकी जो बुक आई थी, तो इस पर कैसे आपने काम किया? एक्चुअली ये उस समय की बात है जब मैं पीएचडी कर रही थी। तो मैं पीएचडी कर रही थी इंडियन इंग्लिश ऑथर्स पे, और उस समय मेरे जो गाइड थे उन्होंने सजेस्ट किया कि खुशवंत सिंह पे भी फोकस करो, इस तरह से ना। तो फिर मेरा मन नहीं था कि मैं खुशवंत सिंह पे फोकस करूं, पर मैंने थोड़ा पढ़ा तो मैंने रियलाइज किया कि जो उनका इमेज है और जो उनकी राइटिंग है, वो दोनों में बहुत फर्क डिफरेंट है। क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट की थी कि वो जोकस्टर टाइप के, जोकर टाइप के सरदार जी जो कि फ्लर्ट करते हैं, और इस तरह की उनकी इमेज थी। लेकिन सादे से कपड़े, हाँ, बैग, हाँ, और ये वो सब। दाढ़ी अनकेप्ट जी। सी, और बस ऐसी वो पगड़ी भी उतनी वो उनकी नहीं सही रहती थी। तो जब मैंने पढ़ा और जब मैंने उनकी ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ी, जिसके लिए उन्हें ग्रोव प्रेस अवार्ड मिला, तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, इसमें काफ़ी डेप्थ है। और उसके बाद जब मैंने उनकी हिस्ट्री ऑफ सिख्स पढ़ी, जो हिस्ट्री ऑफ सिख्स इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव, जो बोले ना, अथॉरिटेटिव वर्क ऑन सिख कम्युनिटी, और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इनके जो सिख्स के ऊपर इन्होंने राइटअप दिए हैं, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये काफ़ी सीरियस इंसान है, और रिसर्च करके इन्होंने काफ़ी सीरियस आर्टिकल्स आई थिंक 100 से ज्यादा किताबें आई थिंक नहीं, इतनी किताबें तो नहीं है, आर्टिकल्स वगैरह सब मिला करके। तो तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, एक सीरियस इंसान छुपा है, जी। जो सामने का जो एक मुखौटा है उनका ना, उसके पीछे। तब मैंने डिसाइड किया, मेरे गाइड की बात सही थी, मेरे को रियलाइज हुआ। तब मैंने इनकी किताबों पे रिसर्च, और मैंने डिसाइड किया कि मैं ना एक क्रिटिकल एनालिसिस करूंगी इनके सारे वर्क्स का। तो इसके दौरान मैं इनसे मिली भी, और इनसे मैंने इंटरव्यू लिया, इनके कई बार इनके घर गई, सुजान सिंह पार्क में इनका घर। ही वाज सो नाइस, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, और मैं उस समय बस एक पीएचडी स्टूडेंट थी। तो इनसे इंटरव्यू करा मैंने, और काफ़ी क्रिटिकल मैंने इनकी किताब लिखी, और मैंने कंक्लूड करा कि इनकी सिर्फ ट्रेन टू पाकिस्तान और हिस्ट्री ऑफ सिख्स नॉन फिक्शन में अच्छी है, बाकी कोई किताब इतनी अच्छी नहीं है। दिल्ली की मैंने तारीफ करी, जो दिल्ली में हिस्टोरिकल पार्ट्स थे उसकी मैंने तारीफ करी, पर जो करंट का उन्होंने दिखाया, मैंने काफ़ी कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है कि बहुत क्रैश और ऑफ पुटिंग, मतलब जी वो हो जाता है, मतलब ना क्या बोले, डिस्गस्ट हो जाता है वो पढ़ के। तो मैंने वो सब लिखा है इसमें, और इसको मैंने उनको प्रेजेंट भी किया, तो ही वाज वेरी हैप्पी। और इसके बाद मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि मैं उस समय लिखना चाह रही थी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल। तो मैंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी इनको दी। मैंने कहा, आप ये बताओ कि ये मतलब मुझ में है टैलेंट, मैं शॉर्ट स्टोरीज लिख सकती हूँ, छप सकती है मेरी शॉर्ट स्टोरीज, क्योंकि तब तक मैंने फिक्शन नहीं लिखा था मतलब बुक के फॉर्म में। तो इन्होंने बाकायदा उसको पढ़ा, और मुझे 2 साइड्स, मतलब 1 फुल स्कैप पेज का दोनों साइड का पूरा एनालिसिस करके मुझे अपने हाथ से भेजा पोस्ट करके। तो मतलब
सोचो कि कौन इतना टाइम दे नहीं, सकता नहीं, है इस बिल्कुल। तरीके से ना, तो इनका बहुत। फिर उसके बाद ये काफ़ी मुझे लेटर्स, मैं इनसे एडवाइस लेती थी, मुझे लेटर्स लिखते थे। और जो मेरी माया नॉवेल है, जो फर्स्ट जी। नॉवेल, जो मैंने बताया कि मुझे 2 साल लगे पब्लिश होने में, तो मैं पब्लिशर ढूंढ रही थी और मुझे पब्लिशर नहीं मिल रहे थे। और कुछ पब्लिशर्स के मेरे पास ऑफर आए सेल्फ पब्लिश करने के, आप पैसे दे के जी। पब्लिश करा लो। तो मैंने खुशवंत सिंह को चिट्ठी लिखी कि मैं 1 साल हो गया है सर, आई एम नॉट गेटिंग एनी पब्लिशर, क्या करूं मैं, कैसे, यस आई एम गेटिंग दिस ऑफर, जी। शैल आई टेक इट अप। तो उन्होंने बोला नो यू वेट, ऐसे करके ना। और फिर भगवान की कृपा से मुझे काठमांडू में एक स्पिरिचुअल बुक्स पब्लिश करते, पिलग्रिम्स पब्लिशिंग कंपनी, जी। उनके एडिटर का फोन आया और उन्होंने बोला कि हम माया पब्लिश करेंगे। तब मैंने खुशवंत सिंह को लेटर लिखा कि यू आर राइट, आई एम गेटिंग अ ट्रेडिशनल पब्लिशर। तो ये मेरा उनके साथ वो रहा। मतलब लेकिन उनकी जो रियल इमेज है वो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट हाँ। है। और ये भी देखो, मैंने इस बुक में इतना क्रिटिसाइज किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट सब करा। हाँ, और उनकी शॉर्ट स्टोरीज भी बहुत अच्छी है। उनकी अगर फिक्शन में मैं कहूँ तो शॉर्ट स्टोरीज, ट्रेन टू पाकिस्तान और दिल्ली में हिस्टोरिकल चैप्टर्स मतलब मैं ये एनालिटिकल प्रोफेसर के तौर पे बता रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम हाँ। लिखना चाहते हैं तो जो हाँ। अदर राइटर्स हैं हम उनको भी पढ़ें हाँ, और उन पर भी एनालाइज़ करें कि किस तरह की स्टोरीज़ हाँ। अगर इसमें ऐसा होता तो करेक्ट, और अच्छा हो करेक्ट, सकता था। करेक्ट, और करेक्ट। आप किस-किस को और पढ़ना पसंद करती हैं? मेरे तो जैसे मैंने बताया अगाथा क्रिस्टी, जी। फिर आर्थर कॉनन डॉयल जिन्होंने शर्लॉक होम्स को क्रिएट किया, और डैन ब्राउन और सिडनी शेल्डन, जेम्स हैडली चेज, फिर और डेजमंड बैगली, आर्थर हेली, मतलब ये मेरे फेवरेट ऑथर्स रहे हैं। और बचपन में ऑफ कोर्स इनर ब्लाइटन और ये सब थे मेरे फेवरेट ऑथर्स। नॉन फिक्शन में आपने टेक्निकल कम्युनिकेशन पे भी लिखा है, बेसिक टेक्निकल कम्युनिकेशन और एडवांस टेक्निकल कम्युनिकेशन। किस थीम को लिया आपने, इंजीनियरिंग, एमबीए या किस और थीम को चुना है इसमें? एक्चुअली क्या हुआ था, मैं प्रोफेसर इन एचओडी थी एक इंजीनियरिंग सेंट्रिक कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने मुझे अप्रोच किया कि मैम आप बुक्स लिखिए, ऐसे करके। और वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे इतने सब्जेक्ट्स उन्हें पढ़ने होते हैं, और हर 6 महीने नए सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 to 7 न्यू सब्जेक्ट्स एवरी 6 months। ओहो। तो उनकी इतनी रगड़ाई होती है ना, इसीलिए एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट लाइफ में कहीं भी कुछ भी कर लेता है क्योंकि जो उसकी 4 साल में उसने इतनी रगड़ाई की होती है, इतनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने की, तो बहुत टफ होती है उसकी लाइफ। इतने सब्जेक्ट्स, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी पार्ट ले, और ये जी। सारा कुछ, पर्सनैलिटी भी अपनी बिल्ड करे, कॉम्पिटिशन भी, फिर रोमांस भी होता है। तो ये सारों के बीच में पढ़ने का टाइम काफी कम होता है। तो मेरा बहुत क्लोज, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब थे मेरे बच्चे, इंजीनियरिंग जो थे और एमबीए के थे। तो मैंने रियलाइज किया कि बेचारों के पास इतना कम टाइम है, और जो सिलेबस होता है वो इतना वास्ट होता है। आपको 4-5 किताब पढ़ के फिर उसमें से आप निकालो कंटेंट, फिर उसको उसमें नोट्स बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसी बुक लिखूं जो एक बुक में उन्हें सब कुछ मिल जाए इजी लैंग्वेज में, चाहे वो बच्चा पहाड़ से आ रहा हो, चाहे इंटीरियर विलेज से आ रहा हो या कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, सबके लिए वो एक समान बुक हो, जो आपने एक बुक पढ़ी और आपको सारा चीज मिल गया जो इजी आपको भी चाहिए, हो पढ़ने में, एंड लैंग्वेज सिंपल हो। बिकॉज कम्युनिकेशन का पर्पस होता है कि मेरे दिमाग में जो है वो आपके दिमाग तक तुरंत पहुंचे। ऐसा नहीं कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपने लिख दिया कि वो पहले वर्ड्स ही समझ रहा है, मीनिंग तो पता नहीं अगले 2 दिन के बाद समझ आएगा उसे, है ना। पहले तो वर्ड्स को समझेगा कि वर्ड क्या है। तो मैंने सोचा, तो मेरा मेन था एम कि मैं बच्चों को हेल्प करूं जी। तो मैंने बेसिक टेक्निकल कम्युनिकेशन किताब निकाली फॉर दीज फ्यूचर टेक्नोक्रेट्स, बीटेक एंड एमबीए स्टूडेंट्स, जिसमें कि बेसिक्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, एक तो होता है कम्युनिकेशन जो कि होता है नॉर्मल इंग्लिश, और एक होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन जिसमें कि आप जार्गन यूज करते हैं, मतलब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो टेक्नोक्रेट्स वगैरह यूज करते हैं। उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनकी लैंग्वेज फ्लारी नहीं होती है, जैसे उसमें आप मेटाफर्स, मतलब ब्यूटिफाई नहीं करते, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं। तो वो लैंग्वेज कैसे क्रिएट करनी है, कैसे पैराग्राफ्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, ये सारी चीजें मैंने बेसिक टेक्निकल कम्युनिकेशन में लिखी। और उसके बाद जब आप और एडवांस, जैसे एज अ बीटेक आपने कहीं ज्वाइन करा है, तो आपको एक प्रपोजल बनाना होता है, एक रिपोर्ट लिखनी होती है, टेंडर निकालना होता है, कंप्लेंट लेटर लिखनी होती है, अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट लेटर्स, इस टाइप के ना टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने होते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने एडवांस टेक्निकल कम्युनिकेशन लिखी। तो ये दोनों बुक्स इतनी पॉपुलर हुई, यहाँ उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, और यहाँ तक कि
चेन्नई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी ये दोनों किताबें हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को इतनी ज्यादा पसंद आई कि एक किताब उठाओ और सब बस चीजें उसी में उसमें मिल सब जाएं। चीजें इजी कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान बेसिकली। यस और बाकायदा एग्जाम्पल और जी। फॉर्मेट वगैरह भी बना के ना मैंने कि भाई यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे ये लिखो, इस तरीके से फॉर्मेट वगैरह दे के मैंने बनाया है कि अगर रिपोर्ट लिखना है तो कैसे लिखना है, प्रपोजल लिखना है तो कैसे लिखना है, क्योंकि यही चीजें उन्हें असली जीवन में करनी है। तुम जॉब पे जाओगे तो कौन बताएगा तुम्हें कि कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या होता है, तो बच्चा बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो उन बच्चों की हेल्प करने के लिए मैंने ये किताबें लिखी। मतलब असली जो काम है वो तो फील्ड में होता है बेसिकली। yes. तो जब आप कहीं काम करेंगे तब समझ आएगा कि इसमें क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। थ्योरी अलग चीज है, पढ़ाई का मेन पर्पस है कि भैया वर्ल्ड में जो हमारा बच्चा है वो सक्सेसफुल हो इस दुनिया में, यही तो मेन पर्पस है। अगर आप एजुकेशन में उसे थ्योरी आप ये बता दो जिसका कोई एप्लीकेशन नहीं है रियल वर्ल्ड में, तो मतलब क्या हुआ ऐसी पढ़ाई का। बिल्कुल। तो ये मेरा एम था। नॉन फिक्शन में ही आपकी क्रिएटिविटी डिकोडेड ये भी किताब आई थी, तो ये आईएमए पर बेस्ड है। इसमें क्या क्या लिखा आपने? नहीं, वैसे ही जब मैं आईएमए में पढ़ा रही थी तो आईएमए में भी 3 साल का कोर्स होता है जिसमें कि 6 सेमेस्टर्स होते हैं, और हमारे कैडेट्स की तो मेन ट्रेनिंग होती है उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग, क्योंकि कल को ये बॉर्डर पे होगा या कल को खुदा ना खास्ता दुश्मनों के पकड़ में आ जाए जी। तो इसे सरवाइव करना आना चाहिए हर सिचुएशन में, इसीलिए बहुत टफ इनकी ट्रेनिंग होती है। तो नेचुरली अब उसके साथ साथ इनको बीए और बीएससी भी पढ़ना होता है। बीए बीएससी की डिग्री मिलती है इनको जेएनयू यूनिवर्सिटी की, जो कि इनको आगे बड़ी काम आएगी जब ये लोग सेकंड इनिंग्स करेंगे अपनी, जब आर्मी की खत्म करके अपनी नौकरी, जब ये हार्डली 56 के होते हैं तो उस समय तो आप एक और नौकरी कर सकते हैं। तो इनके पास एक बीए बीएससी के कैडेट्स होते हैं हमारे पास। तो अगेन फिर वही बात आ गई कि इतने टफ लाइफ में इनके पास कहाँ टाइम है जो इतनी सारी किताबें पढ़ें। तो मैं इनको पढ़ा रही थी, तो 4th टर्म में इनके पास पोइट्री सब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग पोएट्स पढ़ने होते हैं। अब अलग अलग पोएट्स की जो पोइट्री पढ़नी है तो हर पोएट की अलग किताब उठाओ। अब बच्चे बेचारे कहाँ, बच्चे कह रही हूँ कैडेट्स तो कहाँ इतनी किताबें उठाएंगे और पढ़ेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सिंपल किताब लिखी जाए जिसमें सिंपल पोएम दे दिया, उसका जो पोएट है उसकी पूरी जीवनी के बारे में बता दिया कि भाई क्यों, फिर कैसे लिखी उसने, उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, जो पोएट्री लिखी है उसका क्या अर्थ है, उसमें क्या पोएटिक लैंग्वेज है, ऐसा पोएटिक लैंग्वेज क्यों यूज किया, इसका क्या अर्थ है। उस तरीके से मैंने एक सिंपल किताब लिख दी कि भाई एक किताब उठाओ, इसमें तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर्ड है तो तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। बिल्कुल, और लाइफ आसान ही करनी है इसीलिए मैंने ये किताब लिखी उनके लिए। इसके अलावा आपने पोएम्स भी लिखी हैं, पोएट्री में भी आपको इंटरेस्ट है, तो लिखी है आपने पोएम्स वगैरह? वेल, ऐसे तो मेरे को मतलब पोइट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कहते हैं ना पोइट्री तब उत्पन्न होती है, पोएम्स तब उत्पन्न होते हैं जब आप इतने इमोशंस आपके अंदर भर जाते हैं कि उनका आउटलेट पोएम के फॉर्म में होता है। तो मैंने लिखी हैं कुछ पोएम्स, और ये मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी जो मेरी पहली पोएम थी उसका टाइटल था थॉट्स ऑफ यू, और उस ज़माने में मैंने फेमिना में भेजी थी, और फेमिना की पोइट्री एडिटर थी कमला दास। कमला दास को शायद सब जानते होंगे, बहुत फेमस इंग्लिश की पोइट थी वो, उनकी बुक्स को पढ़ा जाता है इंग्लिश के सिलेबस में, और वो पोइट्री एडिटर थी, और उन्होंने मेरी पोएम सेलेक्ट करी और वो फेमिना में छपी। तब मुझे लगा कि हाँ मैं पोएट भी हूँ। नहीं बहुत अच्छा है। उसके बाद मेरी कई सारी पोएम्स जो हैं अलग अलग मैगजीन्स में छपी, राष्ट्रीय सहारा इंग्लिश मैगजीन में आई और अलग अलग मैगजीन्स में छपी। तो हाँ, मैंने थोड़ी बहुत पोइट्री लिखी है। तो अभी सोचा है कि इसको भी हम बुक का रूप दें? नहीं, एक्चुअली मतलब मेरा ना कॉर्पस तो नहीं, मतलब मेरा जो बोले ना रेपर्टोयर इतना ज़्यादा नहीं है पोएम्स का कि मैं एक बुक बना सकूं, क्योंकि काफ़ी कम है। लेकिन मैंने क्या किया कि उसको पब्लिश्ड फॉर्म में करने के लिए, जो मेरी लव एंड क्राइम है, तो इसमें कुछ पोएम्स जो हैं जो मेरे कैरेक्टर के ना अंतर्मन को दर्शाती है, तो मैंने कहानी के बीच में पोएम्स डाली हैं, क्योंकि उसकी मन स्थिति दिखाने के लिए। इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग कई बार पोइट्री के द्वारा ज़्यादा अच्छे से आप दर्शा सकते हो, तो मैंने इस वजह से इसमें डाली हैं 3-4 पोएम्स। तो अब नया क्या लेकर आ रही हैं आप, जो लोग क्राइम सस्पेंस थ्रिलर पसंद करते हैं उनके लिए, या फिर नॉन फिक्शन? कुछ नॉन फिक्शन तो नहीं, क्योंकि मेरा असली प्यार तो
फिक्शन ही है। नॉन फिक्शन और एकेडमिक बुक्स तो मैंने शुरू में लिख दी। आई मीन टेक्निकल जी। कम्युनिकेशन और पोइट्री तो मैंने बच्चों को हेल्प करने के लिए लिखी जी। थी, और बाकी मैंने एकेडमिक बुक लिखी। लेकिन मैं मेरे ख्याल से फिक्शन ही लिखूंगी आगे, और डेफिनेटली क्राइम पे ही लिखूंगी। और क्राइम पे भी जैसे मैं मर्डर मिस्ट्री के अलावा जो मैंने सीक्रेट ऑफ लीफेंग पगोडा लिखी, वो एक एस्पियोनाज थ्रिलर है। जी। तो मैं शायद एस्पियोनाज पे कोई बुक लिखूं, इंटरनेशनल एस्पियोनाज के ऊपर जी। बेस करके, क्योंकि आजकल काफ़ी इंटरनेशनल बॉर्डर्स का कोई मतलब नहीं रहा इस आज की दुनिया में। वो लिखूं या कोई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर लिखूं, ये है। लेकिन काफ़ी डिकेड से मेरे स्टूडेंट्स की मांग है और मेरे फ्रेंड्स की भी मांग है कि मैम आप एक लव स्टोरी लिखिए। जी। तो पता नहीं लव स्टोरी लिख पाऊंगी कि नहीं ये एक शायद क्या पता लिख दूं। तो ये अलग अलग ख्याल हैं। अब देखिए कौन सा ख्याल कॉन्क्रीट रूप लेता है किताब के रूप में। और ये जिस तरह से अभी हम आज का देखते हैं, तो एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी। इतनी सस्पेंस और थ्रिलर कहें तो आपकी स्टोरीज हैं, वेब सीरीज आजकल बहुत चल रही हैं, शॉर्ट वेब सीरीज भी हैं और शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। तो कौन सी आपको अपनी स्टोरी ऐसी लगती है कि अगर इस पर वेब सीरीज बनेगी या कोई मूवी बने या शॉर्ट स्टोरी बने, तो कौन सी स्टोरी आपको ऐसी लगती है? सभी लगती बल्कि मैं बताऊंगी कि मेरी जो द सीक्रेट ऑफ लीफेंग पगोडा है, जी। तो मेरे लिटरेरी एजेंट है अनिश चंदी, लैब्रिंथ लिटरेरी एजेंसी, बहुत मानी हुई रिस्पेक्टेबल एजेंसी है। तो उनके द्वारा मुझे ऑलमाइटी मोशन पिक्चर ने साइन किया है, तो वो स्टोरी मैंने उनको दी है ऑलमाइटी मोशन पिक्चर को। स्क्रीन फील्ड में भी आने जा रही है। हाँ, उन्होंने स्क्रीन अडेप्टेशन के लिए मेरी कहानी ली है। और इसके अलावा अगर मैं माया कहूँ तो ये भी स्क्रीन पे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बनेगी। और अगर डिग्री इन डेथ कहूँ मैं, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये यूथ को बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि उसमें यंग लोग हैं, एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, फिर आय में आता है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगी। फिर नो इल्यूजन्स इन ज़ैनडू, इसमें मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर और लव और लस्ट और ये सारी चीज़ें हैं, जेलसी वगैरह, तो ग्लैमर से भरपूर इसकी वो स्क्रीन अडेप्टेशन हो सकता है। और लव एंड क्राइम की जो छोटी छोटी कहानियां हैं, इसमें हर कहानी अलग है, तो स्क्रीन अडेप्टेशन इस पर शॉर्ट स्टोरीज अच्छी बन सकती हैं। हाँ, तो वो तो हर एक पे हो सकता है, होने को तो क्या क्या नहीं हो सकता है। आपका बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ बुलाया। मतलब अमर उजाला में आने का मुझे सौभाग्य मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं यहाँ आके इस पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों से मिल रही हूँ और अपनी बात रख रही हूँ। तो तहे दिल से आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ रूबी गुप्ता जी, जिनकी किताबें यकीनन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंतिम पन्ने तक जरूर बांध कर रखेंगी। ऐसे ही और शख्सियतों के साथ आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।